Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn the Indian subcontinent and history. This chapter is of 6th standard and its subject is the history. The Indian subcontinent and history means the Bharatiya Upamahadip or Itihas. So there are altogether 3 points. The first point is geographical conditions and history. Second point is geographical features of India. And third point is the Indian subcontinent. So we will see our first point, that is geographical conditions and history. यानी भूगोलिक स्थिति और इतिहास. History is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture. इतिहास मानव संस्कृति के प्रगति में महत्वपूर्ण अतीत की घटनाओं का एक सुसंगत खाता है. टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. वी कैनॉट राइट हिस्ट्री विदाउट दैम. तो जो टाइम यानी वक्त, जगह, प्लेस यानी जगह, सोसाइटी यानी समाज और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिक, ये सब 4 मेन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है इतिहास के. हम इसके बिना इतिहास हमारा नहीं लिख सकते. एंड ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस. इन दिस सेंस द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इंसेपरेबल. तो जो प्लेस है, इन जो चारों घटकों में से जो जगह है, प्लेस है, ये किससे संबंधित है? भूगोल और भूगोलिक परिस्थितियों से. और ये जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये इनसेपरेबल यानी वो अविभाज्य है. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज. तो जो इतिहास है, ये भूगोलिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है. Our diet, housing, clothing, occupation, in fact, all human life in any region depends to the large extent on its geographical characteristics. तो हमारे जो आहार होते हैं, हमारे जो कपड़े, आवास, वास्तव में जो हमारे व्यवसाय होते हैं, ये सभी जो लोगों की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, जीवन शैली होती है, ये किस पर निर्भरित होती है? ज़्यादा से ज़्यादा भूगोलिक कंडीशंस पर, भूगोलिक परिस्थितियों पर. फॉर एग्जाम्पल, द life of the people in the hilly areas is more strenuous than the life of people on the plains. Not much fertile land is available on the hilly areas, but on the plains it is available on the large scale. तो एग्जाम्पल के लिए जो लोग हिली एरियाज पर रह रहे हैं, जैसे कि जो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत कठिन होती है, स्ट्रीनियस होती है. लेकिन जो मैदानों इलाकों में रहते हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं, उन लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो आसान होती है. उधर हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो उधर पाई नहीं जाती, लेकिन प्लेन्स पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है. एंड वाइल इट इज़ अवेलेबल ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज़ वाई द वेजिटेबल्स एंड द ग्रेन्स आर स्कैर्स इन द हिली एरियाज. और इसीलिए जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत हिली एरियाज पर दुर्लभ होते हैं. इन कंपैरिजन द पीपल इन द प्लेन्स गेट देम इन द सफिशिएंट मैनर. एंड नेचुरली द पीपल ऑफ द हिली एरियाज डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड. तो जो लोग होते हैं प्लेन्स पर, मैदानी इलाकों पर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल जाते हैं. लेकिन जो हिली रीजन्स के क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन के लिए शिकार और मतलब ये इकट्ठे करते हैं शिकार, और उनके जो खाने पीने के लिए जो हिली एरियाज पर लोग होते हैं वो. द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन where we live are the source of our livelihood. तो जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है, जो वर्षा होती है, जो कृषि होती है, ये क्या निर्माण करती है? फ्लोरा और फौना यानी वनस्पति और पशु. तो जहाँ भी रहने का साधन बहुताय है, वहाँ जो मतलब ह्यूमंस की जो बस्तियाँ मतलब पहुँच चुकी है. एंड द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट. तो जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली होती है और जो संस्कृति होती है, ये कैसे विकसित होती है? उनकी सपोर्ट की वजह से. And the human settlements have flourished wherever the means of livelihood are plentiful. Over the period of time, the settlements are growing into the villages and the towns. तो
जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बस्तियाँ किधर बस रही है, जिधर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हैं उधर ज़्यादा बस्तियाँ बस रही है। तो जो सेटलमेंट्स, जो बस्तियाँ हैं, ये गाँवों में, टाउन्स में यानी कस्बों में ये ग्रो हो रही है। But sometimes the reasons like the degradation of environment, droughts, invention leads to the scarcity of those means. People are forced to leave their settlements and the villages and the towns becomes the deserted. तो इसीलिए कभी कभी कारण जैसे कि जो वातावरण में जो दुर्गति होती है और बहुत सारे सूखे हो जाते हैं, आक्रमण आते हैं, इसके वजह से बहुत सारा सूखा हो जाता है। जो लोग होते हैं वो बहुत मतलब ज़बरदस्ती हो जाती है उनको जो अपना घर है, सब सेटलमेंट से बस्तियां है, उसको छोड़ने के लिए। और इसी वजह से जो गाँव और जो कस्बे होते हैं वो बहुत रेगिस्तान जैसे, मिट्टी जैसे, मतलब वो रेगिस्तानी हो जाते हैं। And we can see such instances in the history. That is why we see that the history and geography are closely related. तो हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में देख सकते हैं और इससे हमको पता चलता है कि जो इतिहास और भूगोल इनमें बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज संबंधित है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट, जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री यानी भूगोलिक स्थान और इतिहास, इट्स गेट कंप्लीटेड। Now we will see our second point, that is geographical features of India. यानी जो भूगोलिक जो geographical features होते हैं, जो geographical features of India. Our country India extends far and wide. At its north lies the Himalayas, to its east lies the Bay of Bengal, to its west is the Arabian Sea, and to its south is the Indian Ocean. To its north is the Himalayas. To its east is the Bay of Bengal. To its south is the Indian Ocean. And to its west is the Arabian Sea. तो उसके उत्तरी दिशा में हमारी जो भारत देश है वो बहुत बड़ी है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो उसके उत्तरी दिशा पर क्या है, हिमालयाज है। उसके पूर्व दिशा में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और उसके दक्षिण दिशा में क्या है, इंडियन ओशन है। और उसके वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में है अरेबियन सी। एंड except the islands of the Andaman, Nicobar and the Lakshadweep, the rest of the country is contiguous. तो जो द्वीप है जैसे कि अंडमान, लक्षद्वीप और निकोबार, इन सभी द्वीपों को छोड़कर जो पूरा भारत देश है ये सभी मतलब contiguous मतलब कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यू है। We have to take into account the region henceforth referred to as an ancient India when we study the ancient history of India. तो हमको ये ध्यान में रखना है जो क्षेत्र है वो इसके बाद जो प्राचीन के जो भारत है, भारत के रूप में जाने जाते हैं। और जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तभी। बिफोर 1947 द पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश टुडेज वर आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1947 से पहले जो आज के जो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भी भारत के भाग थे। द फॉलोइंग रीजन्स कैन बी सीन इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो जो फॉलोइंग रीजन्स जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है जब भी हम भारत की हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द हिमालयास, सेकेंड वन इज़ द प्लेन्स ऑफ द सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, थर्ड वन इज़ द थार डेजर्ट, fourth one is the Deccan Plateau, and fifth one is the coastal regions, and the sixth one is the islands in the sea. So we will learn about all of these 6 points. So now we will see our first one, that is the Himalayas. Himalayas. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an
impenetrable wall to the northern side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of the Central Asia. तो जो हिंदू कुश और जो हिमालय जो पर्वतमाला है उन्होंने क्या खड़ी कर दी है, एक वार, एक अवैध वार, एक बहुत बड़ी जो दीवार है उसको खड़ी कर दी है। किस साइड में, जो भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, उसके जो नॉर्थन साइड में, जो नॉर्थन साइड है, जो नॉर्थ साइड है उधर वो खड़ी कर दी है। और ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, ये भारतीय उपमहाद्वीप को अलग कर देती है जो सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उससे। एंड हाउएवर देयर इज द काइबर, देयर इज अ रोड थ्रू द काइबर एंड द बोलान पासेस। There is a land route through the Khyber and the Bolan passes in the Hindu Kush mountains. तो ये इधर क्या है, हिंदू कुश माउंटेन में एक लैंड रूट है, एक मार्ग है, काइबर और बोलान passes, and the route and the trade and this route was connected to the ancient trade route. The trade route from the China was goes through the Central Asia and reached to the Arabia. तो ये जो किससे कनेक्टेड था, ये किससे मिला हुआ था, जो एंशियंट, जो पूर्व का जो ट्रेड का जो मार्ग था, लेन देन का जो मार्ग था, ये इससे कनेक्टेड था। और जो ट्रेड रूट है चाइना से, वो किधर से होकर जाता था, सेंट्रल एशिया से होकर जाता था और अरेबिया तक वो पहुंचता था। एंड इट वाज नोन एज द सिल्क रूट और द सिल्क रोड बिकॉज द सिल्क वाज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज बाय यूजिंग दिस रूट। तो इस रूट को, ये जो मार्ग है, इसको क्या कहा जाता था, सिल्क रूट या सिल्क रोड, क्योंकि जो सिल्क था ये सबसे मेन पदार्थ था जो कि इस जो रास्ते से हम विदेशों को, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो थे, जो पश्चिम देशों के जो थे, हम इनको देते थे। तो इसीलिए इसको सिल्क रूट या सिल्क रोड कहा जाता था। मेनी ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स एंड द इन्वेडर्स फ्रॉम द फॉरेन यूज्ड टू एंटर द इंडिया बाय दिस रूट। तो बहुत सारे जो फॉरेन, जो विदेशी ट्रैवलर्स थे, जो विदेश से आते थे और जो आक्रमणकारी थे, ये इसी जो लैंड है, ये जो मार्ग है, इसी को ही वो यूज़ करते थे, वापरते थे हमारा जो भारत देश है इसमें आने के लिए। सो आवर फर्स्ट वन, द हिमालयाज इज गेट completed. Now we will see our second point, that is the plains of the Sindhu, Ganga and Brahmaputra. The plains of the Sindhu, Ganga and Brahmaputra. The region consisted of the basins of the three big rivers, Sindhu, Ganga and Brahmaputra. तो जो क्षेत्र है वो किससे कंसिस्टेड है, तीन बिग रिवर्स, तीन बिग नदी से, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। This region extends up to the Sindh, Punjab in the west, up to the today's present day Bangladesh in the east. तो ये जो क्षेत्र है किधर तक बड़ा है, जो सिंध पंजाब है वेस्ट में, और आज का जो प्रेजेंट बांग्लादेश है ईस्ट में, उधर तक ये इतना बड़ा है। It was in this region that the Indian civilization of Harappan and later the states, other states and the empires of the ancient India emerged. तो इस क्षेत्र में यह था कि जो पूर्वी के जो सभ्यता थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो थे, और उसके बाद बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य, ये इस क्षेत्रों में एमर्ज हो गए, मतलब मिक्स हो गए, शामिल हो गए। सो दिस सेकेंड वन, दैट वाज अवर द प्लेन्स ऑफ द सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इट वाज टू मच स्मॉल, it's get completed. Now we will see our third one, that is the Thar desert. Thar desert.
The Thar Desert spread across the Rajasthan, Haryana and some part of the Gujarat. A part of the Thar Desert lies today in the Pakistan. तो जो थार डेजर्ट है ये किधर तक फैला हुआ है? राजस्थान तक फैला हुआ है, गुजरात तक थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है इसका गुजरात और हरियाणा तक ये फैला हुआ है, और इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ये आज के पाकिस्तान में भी पाया जाता है. This Thar Desert has the Satluj River to its the north, the Aravalli mountain range to its the east, and the Rann of Kutch to its south, and the Indus Sindhu River to its the west. तो ये जो थार डेजर्ट है इसके नॉर्थन साइड में क्या आता है? सतलुज रिवर. और उसके जो ईस्ट साइड में क्या आता है? अरावली माउंटेन रेंज. और उसके जो साउथ साइड है, उसके जो साउथ साइड में क्या आता है? रान ऑफ कच्छ. और उसके वेस्ट साइड में आता है इंडस सिंधु रिवर. And the Ghaggar river that originates in the Himachal Pradesh reaches to the Thar desert, and it is known as the Hakra in the Pakistan. घाघर ये जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश में प्राप्त होती है, ये जाकर थार डेजर्ट में रुकती है, और इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हाकरा कहा जाता है. इट्स कोर्स इन द राजस्थान एंड द पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप. तो इसका जो कोर्स है पाकिस्तान और राजस्थान में ये सूख गया है. मेनी साइड्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर. तो बहुत सारे जो साइट्स है हड़प्पन सभ्यता के वो कई जो उसके जो सिचुएटेड है मतलब वो उधर है. नाउ जो ड्राई कोर्स है उधर का रिवर का उधर ये सिचुएटेड है. सो आवर थर्ड पॉइंट द थार डेजर्ट इज ऑल्सो गेट्स completed. Now we will see our fourth one, that is the Deccan Plateau. The fourth one point is our the Deccan Plateau. The region between the east and west coast of India tapers coast of the India tapers of the south. तो जो रीजन्स होता है ईस्ट और वेस्ट में जो कि टैपर्स होता है साउथ में, भारत में पूर्व और पश्चिम तट के बीच का क्षेत्र दक्षिण की ओर जाता है. This region has the Arabian Sea to its the west, the Indian Ocean to its south and Bay of Bengal to its east. तो इस क्षेत्र में जो वेस्ट साइड में क्या आता है उसका अरेबियन सी आता है, और इंडियन ओशन उसके साउथ साइड में आता है, और बे ऑफ बंगाल उसके ईस्ट साइड में आता है. A region thus bound by the sea from the three sides is known as the peninsula. The most part of the Indian peninsula is occupied in the Deccan Plateau. तो एक जो क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से वो कवर है, भरा हुआ पानी उसके बाजू में है, और उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला. तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पेनिनसुला हमको किधर देखने को मिलता है? डिक्कन प्लेटू में देखने को मिलता है. द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डिक्कन प्लेटू. द सह्याद्रीज माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स द वेस्ट. दे आर नोन एज द वेस्टर्न घाट्स.
जो माउंटेन्स होते हैं विंध्या और सतपुड़ा के, वो किधर स्थित होते हैं? उसके नॉर्थ, जो डिकन प्लेट्यू है उसके उत्तर दिशा में वो स्थित होते हैं। और जो सह्याद्री माउंटेन्स जो होते हैं वो किधर होते हैं? उसके वेस्ट साइड पर, उसके पश्चिम साइड पर। और ये जो इनको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स। एंड टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ द कोकण एंड द मालाबार। तो उसके जो वेस्ट साइड, जो सह्याद्रीज के जो वेस्ट साइड में क्या होता है? कौन सा रीजन होता है? तट का रीजन होता है, जो पानी का तट होता है उसका क्षेत्र होता है, जैसे कोकण और मालाबार। एंड द माउंटेन रेंजेस ऑन द ईस्ट साइड इज नोन एज द ईस्टर्न घाट्स। और जो माउंटेन्स होते हैं उसके ईस्ट साइड पर, उसे क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट्स। डिक्कन प्लेट्यू हैज़ द फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन आग्रियन कल्चर्स वेर फ्लरिश्ड। तो डिक्कन प्लेट्यू के पास क्या होते हैं? उपजाऊ लैंड होते हैं, मिट्टी होते हैं, जिधर बहुत सारे पोस्ट हड़प्पा होते हैं, उनकी जो कृषि संस्कृति, उनकी जो कृषि है, और ये सब उधर फ्लरिश होते, समृद्ध होते। डिक्कन प्लेट्यू वॉज अ पार्ट ऑफ द Maurya Empire, the longest empire in the ancient India. And after the decline of the Maurya Empire, there were several many kingdoms and other kingdoms flourished in this region. तो ये जो डिक्कन प्लेट्यू था, ये किसका भाग था? मौर्य राज्य का, जो कि बहुत बड़ा विशाल राज्य था एंशंट इंडिया में, पूर्व के भारत में। और बहुत सारे जो मौर्य एम्पायर खत्म होने लगा तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य इस क्षेत्र में वो समृद्ध होने लगे। सो आवर फोर्थ वन, द डिक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर फिफ्थ वन, दैट इज द कोस्टल रीजन। और फिफ्थ वन इज द कोस्टल रीजन, यानी तटीय क्षेत्र, जो किनारा होता है नदी का, वो क्षेत्र। फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन द एंशंट इंडिया हैड द ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज। तो हड़प्पा सभ्यता के वक्त से जो पूर्व का जो भारत है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न के जो देश है, उनके साथ ट्रेड रिलेशंस था, लेन देन का संबंध था। द ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द सी। देयरफॉर इंडिया हैड डेवलप्ड द कॉन्टैक्ट एंड द इंटरेक्शन विद द फॉरेन कल्चर्स एंड द पीपल ऑन द सी पोर्ट्स। तो ये जो ट्रेड था, ये जो लेन देन था, ये कैसे किया गया जाता था? सी की हेल्प से। और इसीलिए जो इंडिया, भारत और बहुत सारे मतलब उन्होंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट मतलब संबंधित विकसित किए थे, और बहुत सारे पारस्परिक प्रभाव मतलब फॉरेन जो कल्चर, फॉरेन की जो संस्कृति और लोगों के साथ सी पोर्ट्स पर किए थे। एंड लेटर ऑन द लैंड रूट्स केम इनटू द यूज, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सी रूट्स डज नॉट डिमिनिश्ड। बाद में जो रास्ते हैं वो भी यूज़ करने लगे, रास्ते के जो मार्ग है उसको भी यूज़ करने लगे, लेकिन जो महत्व था सी रूट्स का, सी मार्ग का, वो नष्ट नहीं हुआ। सो आवर फिफ्थ वन, द कोस्टल रीजन इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द आइलैंड्स इन द सी। जो नदी में द्वीपों, Andaman and Nicobar Islands are the Indian islands in the Bay of Bengal, and the Lakshadweep is a group of the Indian islands in the Arabian Sea. तो अंडमान और जो निकोबार जो द्वीपें हैं, ये भारत के द्वीपें हैं, और ये किधर है? बे ऑफ बंगाल में। और जो लक्षद्वीप द्वीप है, भारत का भी है, ये भारत का एक ग्रुप है लक्षद्वीप, वो किधर है? अरेबियन सी में है। The location of these islands were very important for the sea trade, for the ancient sea trade. तो इनका जो लोकेशन था, जो उनका जो स्थिति थी, लोकेशन था,
ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्व के ट्रेडिंग के लिए, लेन देन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. The book of the Periplus of Erythraean Sea and the Handbook of the Red Sea makes the mentions of these islands. It was written by the unknown Greek sailor. तो ये जो बुक थे पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी के और हैंडबुक जो लिखी हुई बुक थी रेड सी की, इनमें ये जो द्वीपें हैं इनका नाम लिखा गया है. और इसको किसने लिखा गया है? जो ग्रीक के जो नाविक है, मतलब इनका नाम अभी तक पता नहीं चला है, तो ग्रीक के नाविक ने इसको लिखा है. So our sixth one, the islands in the sea, is also gets completed. So our second point, that is the geographical features of India, it also gets completed. Now we will see our third point, that is the Indian subcontinent. The Indian subcontinent means the Bharatiya Upamahadip. The cities of the Harappan and the Mohenjo-daro are occupied in today's the Pakistan. Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and India together form the region known as South Asia. तो जो शहर थे हड़प्पा के, मोहनजोदाड़ो के, ये आज को हमको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं. और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये सब जो क्षेत्र ये एक साथ क्या बनाते हैं? साउथ एशिया बनाते हैं. कंसिडरिंग द एक्सपांस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया इन दिस रीजन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो जो एक्सपांस, जो विस्तार और जो महत्व है इंडिया का, भारत का इन क्षेत्रों में, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो हड़प्पा सभ्यता ये किधर तक स्प्रेड हुई थी, किधर तक फैली हुई थी? जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है भारतीय उपमहाद्वीप का, उधर तक ये फैली हुई थी. China and the Myanmar are our neighboring countries, but they are not the part of the South Asia or the Indian subcontinent. However, India had the trade relations and the cultural and the trade relations with the ancient India. They has the trade relations with us, and they has an important place in the history to study among the ancient Indian history. तो चाइना और म्यांमार ये हमारे बाजू के देश है, लेकिन ये साउथ एशिया या ये भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये शामिल नहीं है. हम मतलब हमारे साथ और उनका एक कल्चरल, एक संस्कृति का रिलेशंस था और बहुत सारे कल्चरल के रिलेशंस थे. और ये जो बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह सीखने के लिए, हमको भारतीय जो एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की वो सीखने के लिए. सो आवर थर्ड पॉइंट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप इज ऑल्सो गेट्स completed. So our lesson gets completed, that is the Indian subcontinent and history. In it we have learned about our first point, that is geographical conditions and history. History is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture, where time, place, society and individuals are the four major pillars of history. We cannot write history without them, and we have seen of the examples of the peoples on the hilly areas and that on the plains. We have learned about the climate, rainfall, agriculture, produce, flora and fauna of the region. Wherever we live are the source of our livelihood. Our second point was the geographical features of India. In it we have learned about the 6 points, that is the Himalayas, the plains of Sindhu Ganga and Brahmaputra. Third one was the Thar desert. Our fourth one was Deccan plateau, and the fifth one was our coastal regions, and sixth one was the islands in the sea. In it we have also learned our country India extends far and wide. Our first one was the Himalayas. We have learned about the Khyber passes and Bolan passes, Silk Route and Silk Road, how was known. Our second was the plains of the Sindhu Ganga and Brahmaputra. We have learned about this region extended up to the Sindh province in the west, up to the Bangladesh in the east. Our third one was the Thar desert. In the Thar desert we have learned about its spread across the Rajasthan, Haryana and some part of Gujarat. A part of the Thar desert lies today in the Pakistan. Our fourth one was the Deccan plateau. In it we have learned about the region thus bound by from the three sides of the seas is known as the peninsula. The most of the Indian peninsula
is occupied in the Deccan Plateau. Then we have learned about Vindhya and Satpura mountains, what is the Western Ghats and the Eastern Ghats. Our fifth one was the coastal regions. We have learned about from the time of the Harappan civilization, the India has the close relations, trade relations with the Western countries. Our sixth one was the islands in the sea. We have learned about the Andaman and the Nicobar Islands, where in the Bay of Bengal, while the Lakshadweep is a group of the Indian islands where in the Arabian Sea. And now we have currently learned about the Indian subcontinent. That is, the cities of the Harappan and the Mohenjo-daro are found in today's the Pakistan. So our lesson gets completed, that is the Indian subcontinent and history, यानी भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास. जय हिंद.